लिंग निर्धारण हमने पढ़ लिया है। उसके बाद का टॉपिक है उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन। एक लाइन में म्यूटेशन अगर मैं आपको बताऊं कि म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन, डीएनए की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन बच्चों उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सामान्य डीएनए है और ये एक असामान्य डीएनए, इसकी संरचना बच्चों बदल गई। तो डीएनए की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। और ये उत्परिवर्तन क्या करेगा कि डीएनए के अनुक्रम में डीएनए का जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें परिवर्तन लाएगा। अगर डीएनए का अनुक्रम बदलेगा तो बच्चों जीनोटाइप बदलेगा, और जीनोटाइप बदला तो फिनोटाइप बदलेगा। अर्थात डीएनए की संरचना में अगर परिवर्तन हुआ तो जीनोटाइप बदलेगा, जीनोटाइप बदला तो फिनोटाइप बदलता है। ठीक है, अब डीएनए खंड की कमी, डीएनए में परिवर्तन क्या हो सकते हैं? तो डीएनए खंड, डीएनए का जो खंड है ये तो हट जाएगा, कमी हो जाएगी, या उसमें कोई बाहर से जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होगा फिर क्रोमोसोम में बदलाव लाएगा, क्योंकि जीन कहाँ लगे होते हैं? गुणसूत्रों पे लगे होते हैं, क्रोमोसोम पे लगे। तो अगर जीन में परिवर्तन हुआ, मतलब डीएनए में परिवर्तन हुआ, डीएनए में परिवर्तन क्या हो सकता है? तो डीएनए खंड टूट सकता है, हट सकता है, डिलीट हो सकता है, या डीएनए खंड जुड़ सकता है। तो डीएनए खंड की कमी या डीएनए खंड में एडिशन, डीएनए खंड में जुड़ना क्या करेगा? गुणसूत्र क्रोमोसोम में बदलाव लाएगा, क्योंकि जीन अर्थात डीएनए कहाँ लगा होता है? क्रोमोसोम पे लगा होता है। अब इस प्रकार जीन की संरचना में परिवर्तन, जिससे कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना बदलेगी, इस प्रक्रिया को विपथन कहते हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। ठीक है, विपथन में 4 प्रकार हो सकते हैं। या तो गुणसूत्र का कोई भाग जुड़ जाए, एडिशन, या गुणसूत्र का कोई भाग टूट जाए, या स्थानांतरण हो जाए, गुणसूत्र का एक टुकड़ा यहाँ से गया और दूसरी जगह जुड़ गया, या प्रतिलोमन हो जाए, गुणसूत्र में एक जगह पे काट लगे, 2 जगह पे काट लगे और टूटा हुआ भाग 180 डिग्री पे रिवर्स होके वहीं पे लग जाए। तो बच्चों ये है क्रोमोसोमीय विपथन। ठीक है, इसके अलावा अगर गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र का भाग का जाना या आना, मतलब जीनों का आना या जाना। इसके अलावा डीएनए में मान लीजिए डीएनए है, ये एक सिंगल बेस पेयर, एकल क्षार युग्म में अगर परिवर्तन होगा तो बच्चों इसे क्वाड म्यूटेशन कहते हैं। एक बेस पेयर डीएनए की संरचना में लगा हुआ एकल क्षार युग्म या एक बेस पेयर के परिवर्तन को क्या कहेंगे? क्वाड म्यूटेशन कहेंगे। और ये क्वाड म्यूटेशन आपको पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया, व हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। पढ़ेंगे तो याद रखना कि सिकल सेल एनीमिया क्वाड म्यूटेशन का उदाहरण है। डीएनए के क्षार युग्म अगर घट जाए या बढ़ जाए उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्वाड म्यूटेशन क्या था? एक सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन,
एक बेस पेयर अगर बदल जाए तो वो क्वाड म्यूटेशन है, लेकिन बेस पेयर यदि कम या ज्यादा हो जाए, फ्रेम छोटी या बड़ी हो जाए, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अंतर समझना दोनों में। क्वाड म्यूटेशन में क्या होगा? बेस पेयर, एक सिंगल बेस पेयर परिवर्तित हो, घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो चेंज हो जाए, जो होना चाहिए वो नहीं, उसकी जगह कोई और हो जाए। फ्रेम शिफ्ट में क्या? ये तो बेस पेयर ज्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए कि इसमें 20 बेस पेयर है, डीएनए के सीक्वेंस में संरचना में 20 बेस पेयर, ये तो 20 की जगह 22 हो जाए, तो भी इसका जो फ्रेम है वो बदल गया, या 18 हो जाए। तो बेस पेयर में कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर उत्परिवर्तन आता है तो आपको उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखनी है। परिवर्तन होगा, जीनोटाइप बदलेगा, जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप बदलेगा। डीएनए खंड की कमी या बढ़त कम हो जाए या बढ़ जाए तो क्रोमोसोम में बदलाव लाएगा। क्रोमोसोम में होने वाले इस बदलाव को क्रोमोसोमीय विपथन कहते हैं। प्रकार आपको नहीं लिखना, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। उसके बाद क्वाड म्यूटेशन की परिभाषा लिखो, फिर फ्रेम शिफ्ट की परिभाषा लिखो, और बच्चों उसके बाद उत्परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, और जो कारक उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन जन अथवा म्यूटाजन कहते हैं। उत्परिवर्तन अपने आप नहीं होते, कुछ कारक होते हैं जो परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। वे कारक जो परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन कहते हैं। दो प्रकार, प्राकृतिक उत्परिवर्तन जन, नेचुरल म्यूटाजन, और दूसरा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। कृत्रिम म्यूटाजन में क्या क्या है? पराबैंगनी विकिरण, एक्स रेज, आयनिक किरणें जितनी सारी, ये क्या कर सकती है? उत्परिवर्तन को देखा होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में बॉम्ब गिरा था, वहां पे अभी भी आयनिक रेडिएशन है। जो बच्चे उस एरिया में पैदा होते हैं उनके डीएनए में कुछ न कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है, और उत्पन्न होने वाले बच्चों में कोई न कोई जन्मजात विकार उत्पन्न होता है। यही उत्परिवर्तन है बच्चों। अब परिवर्तन के बाद एक दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल में भी है, आपको काम आएगा। वंशावली विश्लेषण अथवा पेडिग्री एनालिसिस। तो मनुष्य में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वंशागत। मानव समाज में वंशागत विकार जो है, वंशागत रोग जो है, इनकी बात पुराने समय से चली आ, ये कोई आज के रोग नहीं है। वंशागत रोग, वंशागत विकार बहुत पुराने समय से मनुष्य के समाज में चलता। जब मेंडल के कार्य की पुनर्खोज हुई तो उसके बाद मेंडल के नियमों को, मेंडल के वंशागति के नियमों को जो कि उसने मटर पे किया था, उनको समझने के लिए मनुष्य पे भी इसका प्रयोग, इसको समझने की कोशिश की गई। लेकिन मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए जो संकरण प्रयोग थे वो सीधे मानव में संभव नहीं। मानव में आप संकरण नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी एक लक्षण की वंशागति का उसकी पीछे वाली पीढ़ी में अध्ययन करेंगे। तो किसी एक विशेष लक्षण की वंशागति का उसकी पीढ़ियों में अध्ययन करना, इसे
पेडिग्री एनालिसिस अथवा वंशावली विश्लेषण कहते हैं। एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन वो पीढ़ी कौन सी हो, बैक हो। मटर वाले प्रयोग में हम क्या करते थे, जो आने वाली संतानें हैं उनका अध्ययन करते थे, उन पे प्रयोग करके परीक्षण ज्ञात करते थे। यहाँ पे परीक्षण आपके पास है पहले से, परिणाम आपके पास है, केवल आपको उनके बैक पूर्वजों में उसका अध्ययन करना। बच्चों आज भी अगर आप देखें, हमारी जो सभ्यता है आज भी गांव में या जो पुराने लोग हैं, अगर वो शादी की बात करते हैं, उसके खानदान को देखते हैं, 2-3 पीढ़ियां पीछे देखते हैं, उसके पापा के पापा के पापा के पापा कैसे। उसका यही वैज्ञानिक कारण, कोई विकार अगर 7 पीढ़ियों तक उत्पन्न नहीं हुआ, वो विकार 8वीं पीढ़ी में भी उस पीढ़ी में नहीं हुआ। मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, या हीमोफीलिया है, या थैलेसेमिया है, कोई आनुवंशिक विकार अगर 7 पीढ़ी तक उस खानदान में नहीं आया, किसी भी उसको किसी को भी 8वीं पीढ़ी में वो विकार उस पीढ़ी में नहीं। किसी एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण क्या कहलाता है बच्चों, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब वंशावली विश्लेषण के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल, कुछ मानक चिन्ह है जिनका आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो कौन कौन से चिन्ह हैं जिनका हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, जिनको याद भी रखना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, अगर ये चौरस होगा, खाली चौरस होगा, ये सामान्य नर है, इसको कोई रोग नहीं। मतलब जिस लक्षण के लिए आप देख रहे हो वो रोग उसको नहीं है। और अगर ये गोला है, सामान्य है, ये मादा है, सामान्य मादा है। और अगर इसको ऐसा कर दे, इसमें लिंग का उल्लेख नहीं है, हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनको भर दे, कलर कर दे इनको, तो ये प्रभावित हो जाए। ये नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, मेल फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स क्या नहीं है, लिंग का उल्लेख नहीं है, नर है कि मादा है। अब अगर आपने इनको कलर कर दिया, जैसे ये है तीनों, इसका मतलब ये देखो, तो ये प्रभावित नर है, मतलब उस रोग से ग्रसित नर है, ये उस रोग से ग्रसित मादा है, और इस रोग से ग्रसित वो है जिसके लिंग का उल्लेख नहीं। अगर आपने एक नर और एक मादा के बीच में ऐसी लाइन खींच दी, इसका मतलब आपने इनकी शादी करा दी, मैरिज हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 2 लाइन खींची है, तो रिश्तेदारों के बीच शादी है, आपस में शादी, रिश्तेदारों के बीच शादी है, और ये सामान्य शादी है ना। जैसे बहुत सारे धर्मों में ऐसा होता है कि जहाँ पे अपने रिश्तेदारों में ही शादी कर लेते हैं। ये तो छोड़ देने का, ये वाला देख लो, ये इसकी शादी आपने इसके साथ करा दी, और उसके इनके बच्चे हैं। अगर आपने नीचे लाइन खींची तो ये इनके बच्चे हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, सामान्य, इनकी शादी आपने करा दी, ये जो शिशु है, ये जो लड़का है, ये बच्चों ग्रसित है उस रोग से प्रभावित। और अगर आपने ऐसे 5 लिख दिया, इसका मतलब 5 प्रभावहीन संतति, मतलब 5 संततियां हैं, लड़के लड़की क्या है वो आपने बोला नहीं है, 5 संतति और 5 सामान्य। ये आपको सिंबल यूज करने हैं। बहुत सारे ऐसे रोग आएंगे जिनको अपनी सिंबल के द्वारा समझें। मेंडेलियन विकार, बच्चों जो आनुवांशिक विकार होते हैं, वंशागत रोग होते हैं, इन मोटे तौर पे इनको 2 भागों में बांटा गया है। आनुवांशिक जो विकार है, आनुवांशिक जो रोग है,
इनको आपने मोटे तौर पे दो भागों में बांटना है। एक है मेंडेलीय विकार और एक है क्रोमोसोमीय विकार। मेंडेलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन, एक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं। मेंडेलियन विकार वे हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, और ये विकार संतति में उसी तरह से उतरते हैं जैसे मेंडल के वंशागति के नियम। सामान्य भाषा में वे आनुवांशिक विकार जो मेंडल के नियम के अंतर्गत संतति में उतरते हैं उन्हें मेंडलीय विकार कहते हैं। इस प्रकार के मेंडलीय विकार की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जाता है। जो वंशावली पृथक्करण है, विश्लेषण है, उसमें आप कौन से विकार को खोजोगे? तो मेंडलीय विकार। क्या है मेंडलीय विकार? मेंडलीय विकार वे विकार हैं, मेंडलियन डिसऑर्डर्स वे डिसऑर्डर्स हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं, और ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। अर्थात ये विकार मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार के विकारों की वंशागति का उदाहरण को अगर समझना हो तो हमको वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करना पड़ेगा। कौन कौन से विकार हैं जो मेंडेलियन विकार है? एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका रक्तता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया। ये बच्चों समझ। अब ये विकार चार प्रकार के, पहले समझ लो कि दो प्रकार के। एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, अर्थात वे विकार जो लिंग आधारित होते हैं, और दूसरे वे विकार जो दैहिक गुणसूत्रों पर लगे। ठीक है, तो जो लैंगिक गुणसूत्रों पर लगे हुए विकार है एक प्रकार के, दूसरे प्रकार के दैहिक गुणसूत्रों पर लगे हुए विकार। ये लैंगिक गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होने वाले विकार और लैंगिक गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होने वाले विकार। ऐसे जीन में उत्परिवर्तन हो गया है या परिवर्तन आ गया है जो लैंगिक गुणसूत्र पर लगे। अब ये भी दो प्रकार के होंगे, ये तो एक्स पे लगे होंगे, वाई पे लगे होंगे। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, एस संलग्न विकार और वाई संलग्न विकार। एक्स संलग्न विकार में फिर दो प्रकार होंगे, एक्स संलग्न प्रभावी विकार या एक्स संलग्न प्रभावी और एक्स संलग्न अप्रभावी। ऐसी वाई में भी होगा और ऐसे ही दैहिक गुणसूत्रों में भी। प्रभावी है कि अप्रभावी है वो आपको देखना है बच्चों। ठीक है, तो मेंडल विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं, साथ ही ये लिंग क्रोमोसोम पर लगे हो सकते हैं या अलिंगी क्रोमोसोम पर लगे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। आज आप क्या करना है बच्चों, मेंडेलियन विकार की परिभाषा, क्रोमोसोमीय विकार की परिभाषा तो हम बाद में पढ़ेंगे। मेंडेलियन विकार की परिभाषा, एग्जाम्पल। वंशावली पृथक्करण के लिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करते हैं वो आपको याद करना। वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो आपको ध्यान करना है। और उत्परिवर्तन, परिभाषा, विपथन की परिभाषा, क्वाड म्यूटेशन,
रेम्स म्यूटेशन और म्यूटेशन। क्या बच्चों, आज आपको इतना तैयार इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करेंगे नेक्स्ट टाइम।